हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा शर्मा। आपको आज असाइनमेंट 3 के नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है सत्रीय कार्य 3। सत्रीय कार्य 3 के अंदर भाग क दिया हुआ है। भाग क का प्रश्न 1 दिया हुआ है। प्रश्न 1 को आपको इसके अंदर निम्नलिखित में से प्रत्येक को 500 शब्दों में स्पष्ट करें। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में। 500 शब्दों में इसको स्पष्ट करना है, जिसमें इसमें दिया हुआ है विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा कैसे होती है, परिभाषा और उद्देश्य, इसके परिभाषा और उद्देश्य लिखने हैं। साथ में इसमें दी हुई है विकलांगता की श्रेणियाँ। विकलांगता की श्रेणियों के अंदर इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट को जिसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है सीखने संबंधी विकलांगता, पढ़ने लिखने या गणित में कठिनाई, भाषा विकार संचार में चुनौतियाँ, बौद्धिक विकलांगता, औसत से कम संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी विकार, भावनात्मक विनियमन और व्यवहार से संबंधित समस्याएं। फिर इसमें नेक्स्ट जो 5 पॉइंट है वो है शारीरिक विकलांगता। शारीरिक विकलांगता दी हुई है। शारीरिक विकलांगता के अंदर दिया हुआ है गतिशीलता या शारीरिक क्षमता को प्रभावित करने वाली विकलांगताएं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 6 नंबर का दिया है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। ऐसी स्थितियों की एक श्रृंखला जिसमें सामाजिक कौशल, दोहरावपूर्ण व्यवहार और संचार संबंधी चुनौतियां होती है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है विशेष शिक्षा का कार्यान्वयन। इसमें दिया हुआ है मूल्यांकन एवं पहचान। मूल्यांकन एवं पहचान कैसे की जाती है। फिर दिया हुआ है अनुदेशात्मक रणनीतियाँ। विशेष शिक्षा द्वारा सीखने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहली नीति है विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। विभेदित निर्देशों के अलावा इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वह है व्यवहारिक हस्तक्षेप। व्यवहारिक जो हस्तक्षेप है उसके बाद में इसमें दिया हुआ है चिकित्सीय सेवाएं। फिर दी हुई है चुनौतियाँ। विशेष शिक्षा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें शामिल है संसाधन आवंटन, पर्याप्त धन, प्रशिक्षित कर्मचारी और उपयुक्त सामग्री सुनिश्चित करना, समावेश बनाम पृथक्करण, विशेष निर्देश की आवश्यकता के साथ समावेश के लाभों को संतुलित करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है माता पिता की भागीदारी। माता पिता की भागीदारी कैसे होती है, उसके अवसर कैसे दिए जाते हैं, व्यक्तिगत शिक्षण कैसे होता है, समावेशी शिक्षा कैसी होती है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा कैसे दिया जाता है, तकनीकी प्रगति कैसी होती है, और निष्कर्ष लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष के अंदर सारा सार आ जाता है, प्रश्न का पूरा सार आ जाता है इस निष्कर्ष के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रश्न फर्स्ट का ही ख है। मारिया मोंटेसरी के शैक्षिक प्रदर्शन की बुनियादी अवधारणाएं। जो मारिया मोंटेसरी थी उसके शैक्षिक दर्शन की बुनियादी अवधारणाएं हैं। ये बुनियादी अवधारणाएं दी हुई है इसकी। आपको फ्री में ये PDF मिल रही है, लोग पैसों में खरीदते हैं इसको, आपको फ्री में दी जा रही है। मारिया मोंटेसरी के शैक्षिक दर्शन की बुनियादी अवधारणाएं। फिर इसके अंदर ये डायग्राम बना हुआ है मारिया मोंटेसरी के शैक्षिक दर्शन की बुनियादी अवधारणा। ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है आपको। इस डायग्राम को ऐसे कैसे बनाना है। इसमें दी हुई है बाल केंद्रित शिक्षा, तैयार वातावरण, शिक्षक की भूमिका, व्यवहारिक शिक्षा, सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता, समग्र विकास, व्यवहारिक जीवन कौशल पर जोर, संवेदनशील पीरियड्स, मिश्रित आयु वर्ग की कक्षाएं। मारिया मोंटेसरी के शैक्षिक दर्शन की बुनियादी अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे अपन वो है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा जो दी हुई है वो मारिया मोंटेसरी के अनुसार दी हुई है। मोंटेसरी का मानना था कि बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं, और उनमें सीखने की जन्मजात इच्छा होती है। मारिया मोंटेसरी के अनुसार छोटे बच्चों पे काम किया था मारिया मोंटेसरी ने। तैयार वातावरण, इसमें तैयार वातावरण के ऊपर दिया हुआ है। शिक्षक की भूमिका दी हुई है। मिश्रित आयु वर्ग की कक्षाएं दी हुई है। फिर इन्हीं पॉइंटों को वापस डिटेल में लिखना है। जो डायग्राम बनाया था उसी को वापस पॉइंट वाइज पॉइंट वापस डिटेल के अंदर लिखना है। व्यवहारिक शिक्षा दी हुई है। संवेदनशील पीरियड्स दिए हुए हैं। सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता, सीमाओं के बीच स्वतंत्रता कैसी होती है।
व्यवहारिक जीवन कौशल पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो समग्र विकास। फिर निष्कर्ष दिया हुआ है मारिया मोंटेसरी शैक्षिक दर्शन एवं व्यापक दृष्टिकोण है जो बच्चे के प्राकृतिक विकास का सम्मान करता है। एक सहायक वातावरण बनाकर व्यवहारिक शिक्षा पर जोर देकर और स्वतंत्रता और सम्मान को बढ़ावा देकर मोंटेसरी शिक्षा सीखने के प्रति आजीवन प्रेम पैदा करने और बच्चों को समाज के विचारशील जिम्मेदार सदस्य बनने के लिए तैयार करने का प्रयास करती है। इस बाल केंद्रित दृष्टिकोण का दुनिया भर में शिक्षा पर स्थायी प्रभाव पड़ा है और ये शिक्षकों और अभिभावकों दोनों को प्रेरित करता रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन चलेगा वो है प्रश्न फर्स्ट का ग वाला है, किंडरगार्टन की विशेषताएं। जो किंडरगार्टन है वो बच्चों पे है, साइकोलॉजी के अंदर आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। किंडरगार्टन अक्सर छोटे बच्चों के लिए पहला औपचारिक शैक्षिक अनुभव होता है जो उनके समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये घर और स्कूल के बीच एक पुल का काम करता है जो भविष्य की शिक्षा के लिए नींव रखता है। किंडरगार्टन की मुख्य विशेषताएं है वास्तविक जीवन के उदाहरणों द्वारा समर्थित में शामिल है। फिर इसके अंदर इसकी डायग्राम दिए हुए हैं। किंडरगार्टन की विशेषताएं दी हुई है। किंडरगार्टन साक्षरता और संख्यात्मक की नींव दी है, खेल आधारित शिक्षा दी हुई है, व्यवहारिक गतिविधियां दी हुई है, सामाजिक और भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास दिया हुआ है, स्वतंत्रता का विकास, माता पिता की भागीदारी, रचनात्मक अभिव्यक्ति कैसे है, अन्वेषण और खोज। अब इन्हीं को अपन को पॉइंट वाइज डिटेल में लिखना होगा। पहले डायग्राम बना लेंगे फिर इससे डिटेल में लिखना है इनको पॉइंट वाइज। अब जैसे इसमें पहला पॉइंट आ गया खेल आधारित शिक्षा। खेल आधारित शिक्षा कैसे होती है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है उसकी, अब खेल आधारित जो शिक्षा दी हुई है उसके उदाहरण भी लिखने हैं। एक कक्षा में एक प्ले किचन को हो सकता है जहाँ बच्चे सेफ और ग्राहक की भूमिका निभाते हैं। ये गतिविधि न केवल उनकी शब्दावली को बढ़ाती है बल्कि उन्हें सहयोग और बारी बारी से काम करने के बारे में भी सिखाती है। व्यवहारिक गतिविधियाँ दी हुई है, व्यवहारिक गतिविधियों को फिर उदाहरण दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है सामाजिक और भावनात्मक विकास दिया हुआ है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो है साक्षरता और संख्यात्मकता की नींव दी हुई है। फिर इसके उदाहरण दिए हुए हैं, अन्वेषण और खोज दी हुई है, उदाहरण दिए हुए हैं, रचनात्मक अभिव्यक्ति दी हुई है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है माता पिता की भागीदारी। घर स्कूल के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए माता पिता की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। नियमित अभिभावक शिक्षक बैठ के कक्षा में स्वयं सेवा के अवसर और माता पिता दिवस जैसे पारिवारिक कार्यक्रम सहयोग को बढ़ावा देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में शामिल हों। उदाहरण दिया हुआ है। फिर स्वतंत्रता का नेक्स्ट जो पॉइंट है स्वतंत्रता का विकास दिया हुआ है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है 9 वाला वो दिया हुआ है शारीरिक विकास। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है निष्कर्ष। किंडरगार्टन एक गतिशील और समग्र शिक्षण वातावरण है जो छोटे बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास को पोषित करता है। संरचित गतिविधियों और मुक्त खेल के संयोजन के माध्यम से ये आजीवन सीखने और व्यक्तिगत विकास की नींव रखता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर जो 2 है फर्स्ट वाले की क ख ग तीनों हो गए। अब जो नेक्स्ट है वो प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 के जो प्रश्न दिया हुआ है वो है समुदाय आधारित पुनर्वास के दृष्टिकोण के पीछे क्या तर्क है और चर्चा करें। इसमें दिया हुआ है समुदाय आधारित पुनर्वास CBR विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित एक रणनीति है जिसका उद्देश्य विकलांग लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इसके लिए समाज में उनके समावेश और भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह दृष्टिकोण स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रयासों से एकीकृत करता है जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करना है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है समावेशिता और सुलभता। CBR के लिए प्राथमिक तर्कों में से एक समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा देना है। पारंपरिक संस्थान देखभाल मॉडल अक्सर विकलांग लोगों को उनके से अलग कर देते हैं जिससे उनके लिए रोजगार की गतिविधियों में अलग भाग लेना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि CBR व्यक्तियों के उनके स्थानीय समुदाय में एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित को करता है जिससे सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिलता है। ये दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि विकलांग लोगों को सामुदायिक संसाधनों और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है समग्र और व्यक्तिक केंद्रित देखभाल दी हुई है CBR। इसमें वही पॉइंट दिया हुआ है, ये इसका क्वेश्चन दिया हुआ है।
नेक्स्ट जो अपन को पॉइंट दिया हुआ है वो है स्थानीय संसाधनों का उपयोग। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो है सशक्तिकरण और क्षमता का निर्माण। वकालत और नीति प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट है वकालत और नीति प्रभाव। वकालत और नीति प्रभाव दिया हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो है सांस्कृतिक संवेदनशील और स्वीकृति। संवेदनशीलता की स्वीकृति। फिर इसका दिया हुआ है निष्कर्ष। निष्कर्ष के अंदर पूरी प्रश्न का जो पूरे उत्तर का सहारा जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर जो 3 दिया हुआ है वो है मानसिक मंदता वाले बच्चे की विशेषताओं लक्षणों का वर्णन करें। कलर पेन यूज भी लिया हुआ इसमें। मानसिक मंदता वाले बच्चे जिन्हें आमतौर पर बौद्धिक विकलांगता के रूप में जाना जाता है कई तरह की विशेषताओं और लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं जो उनके संज्ञानात्मक कामकाज और अनुकूली व्यवहार को प्रभावित करते हैं। विकलांगता की गंभीरता और उसके अंतर्निहित कारणों के आधार पर ये विशेषताएं व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वह है संज्ञानात्मक विशेषताएं और लक्षण। इसमें भी पॉइंट दिए हुए हैं बौद्धिक कार्य प्रणाली। फिर बौद्धिक कार्य प्रणाली के बारे में आपको लिखना है। बौद्धिक कार्य प्रणाली मतलब IQ लेवल। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है वो है भाषा और संचार। भाषा और संचार के बारे में बताया गया है। फिर है स्मृति और सीखना, समस्या समाधान और तर्क। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो है अनुकूली व्यवहार की विशेषताएं और लक्षण। इसमें जो पहला पॉइंट दिया हुआ है वो है दैनिक जीवन कौशल। दैनिक जीवन में कौशल के बारे में बताया गया है। अनुकूली व्यवहार दैनिक स्वतंत्र जीवन के लिए आवश्यक कौशल को संदर्भित करता है। मानसिक मंदता वाले बच्चों को कपड़े पहनने, खाने और व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे कार्यों में कठिनाई हो सकती है। उन्हें इन कौशलों को उनकी आयु के अनुरूप स्तर तक विकसित करने के लिए सहायता और प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है सेकंड नंबर का वो है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल के अंदर दिए हुए हैं मानसिक मंदता वाले बच्चों के में सामाजिक कौशल की कमी आम है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो है व्यवहारगत चुनौतियाँ। व्यवहार में कैसे चुनौती आती है। मानसिक मंदता वाले कुछ बच्चे चुनौतीपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जैसे आवेगशीलता, आक्रामकता या खुद को चोट पहुँचाना। ये व्यवहार हताशा, संवाद करने में कठिनाइयाँ संवेदी मुद्दों से उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वह है शारीरिक और संवेदी विशेषताएं और लक्षण। इसमें जो पहला पॉइंट दिया हुआ है वो मोटर कौशल। मानसिक मंदता वाले बच्चों में मोटर कौशल विकास में देरी हो सकती है जिसमें सूक्ष्म कौशल जैसे लिखना और स्थूल कौशल जैसे चलना या दौड़ना दोनों शामिल हैं। सूक्ष्म कौशल जिसमें सूक्ष्म तरीके से जैसे लिखना हुआ, किसी चीज़ में जैसे माला पिरोते हुए, और स्थूल कौशल होता है जिसमें चलना हुआ, दौड़ना हुआ, ये सब शामिल होते हैं। संवेदी प्रसंस्करण संवेदी प्रसंस्करण संबंधी समस्याएं जैसे प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श, संवाद के प्रति संवेदनशीलता मानसिक मंदता वाले बच्चों को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो है भावनात्मक और व्यवहारिक विशेषताएं और लक्षण। भावनात्मक विकास जो दिया हुआ है वो मानसिक मंदता वाले बच्चों में भावनात्मक विकास उनके साथियों से पीछे रह सकता है। उन्हें भावनाओं को नियंत्रित करने और दूसरों की भावनाओं को समझने में संघर्ष करना पड़ सकता है। भावनात्मक समर्थन और भावनात्मक साक्षरता सिखाना उनके समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का पॉइंट दिया हुआ है वो है मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ। मानसिक मंदता वाले बच्चों में चिंता या अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य विकारों का जोखिम अधिक होता है। सामाजिक अलगाव, संचार कठिनाइयाँ या शैक्षणिक संघर्षों से ये चुनौतियाँ और भी बढ़ सकती हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए शीघ्र हस्तक्षेप और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट दिया हुआ है निष्कर्ष। अब प्रश्न का निष्कर्ष आ गया, पूरे प्रश्न का ये 4 आ गया इसके अंदर। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है प्रश्न नंबर 4।
प्रश्न नंबर 4 है वो दिया हुआ है 3 सामाजिक दृष्टिकोणों का वर्णन करें जो अक्षमता के प्रति बच्चे के समायोजन के रास्ते में आते हैं। विकलांगता के साथ तालमेल बिठाना एक बच्चे के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, न केवल अंतर्निहित शारीरिक या संज्ञानात्मक सीमाओं के कारण बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण के कारण भी, जो उनकी स्वीकृति और एकीकरण में बाधा डाल सकता है। अब इसके जो डायग्राम दिए हुए हैं, जैसे सामाजिक दृष्टिकोण जो विकलांगता के प्रति बच्चे के समायोजन के रास्ते में आते हैं। पहला है दया और सहानुभूति, अति संरक्षण और आश्रय, कलंक और रूढ़िवादिता। दया और सहानुभूति विकलांग बच्चों के प्रति एक प्रचलित सामाजिक रवैया दया या सहानुभूति है। हालांकि ये भावनाएं शुरू से करुणा से उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वे अनजाने में बच्चे की इस धारणा को पुष्टि कर सकती है कि उस पर दया की जानी चाहिए या उसे कम सक्षम माना जाना चाहिए। ये रवैया अक्सर बच्चे की क्षमता के लिए कम उम्मीदों की ओर ले जाता है और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के प्रयासों को कमजोर कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है बच्चे पर प्रभाव कैसे पड़ते हैं। आत्मसम्मान और पहचान, लगातार दया या सहानुभूति बच्चे के आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकती है। सामाजिक संपर्क, सहकर्मी उनके साथ अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं, उनकी क्षमताओं के बजाय उनकी विकलांगता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है प्रेरणा और आकांक्षा, ये प्रेरणा और आकांक्षाओं के बारे में दिया हुआ है। अति संरक्षण और आश्रय, बच्चे पर प्रभाव, पहचान और आत्म मूल्य। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है शैक्षणिक और रोजगार के अवसर हैं। बच्चे को चुनौतियों से बचाने के कारण उनमें चुनौतियों से निपटने की क्षमता विकसित करने या अनुभवों से सीखने की क्षमता बाधित हो सकती है, जिसमें दुनिया में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। सामाजिक और भावनात्मक विकास हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कलंक और रूढ़िवादिता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट बच्चे पर प्रभाव, ये वही पेज है रोजगार के अवसर वाला। सामाजिक बहिष्कार कैसे होता है, नहीं ये वही है। बच्चे पर प्रभाव, पहचान और आत्ममूल्य और शैक्षणिक और रोजगार के अवसर है। फिर सामाजिक बहिष्कार है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है निष्कर्ष, शिक्षा, जागरूकता और समावेशी प्रथाओं के माध्यम से इन सामाजिक दृष्टिकोणों को संबोधित करना विकलांग बच्चों के समायोजन और कल्याण का समर्थन करने के लिए आवश्यक है। सशक्तिकरण, स्वतंत्रता और स्वीकृति को बढ़ावा देकर समाज एक अधिक समावेशी वातावरण बना सकता है जहां सभी बच्चे फल फूल सके और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 का क्या दिया हुआ है, आप निम्नलिखित में से क्या समझते हैं। अब जो इसके पॉइंट दिए हुए हैं उनको करना है। जैसे ओष्ठपटन भाषा, मतलब होठों से बोली गई भाषा। ओष्ठपटन भाषा जिसे होठ पढ़ना के नाम से भी जाना जाता है, एक वक्ता के होठों की हरकतों, चेहरे के हाव भाव और हाव भावों को देखकर भाषण को समझने की प्रक्रिया है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बहरे या कम सुनने वाले व्यक्तियों द्वारा श्रवण संबंधी जानकारी को पूरक करने के लिए किया जाता है या ऐसी स्थितियों में किया जाता है जहाँ ध्वनि उपलब्ध नहीं होती है या समझने के लिए पर्याप्त स्पष्ट नहीं होती है। इसके जो प्रमुख बिंदु दिए हुए हैं वो दृश्य संकेत है, होठ पढ़ने वाले शब्दों और वाक्यांशों को समझने के लिए होठ, जबड़े और जीभ के आकार और गति का निरीक्षण करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो है संदर्भगत संकेत। होठ पढ़ने को समझने में अक्सर संदर्भगत संकेतों की व्याख्या करना शामिल होता है, चेहरे के भाव, शरीर की भाषा और स्थितिजन्य संदर्भ। चुनौतियाँ दी हुई है, इसके अंदर चुनौतियाँ, फिर प्रशिक्षण दिया हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो है प्रश्न नंबर क, उंगली की वर्तनी, उंगली के माध्यम से समझना। जैसे कोई बोल नहीं सकता तो वो हाथों के इशारों से समझाता है। उंगली की वर्तनी संचार का एक मैनुअल तरीका है जिसका उपयोग बहरे या कम सुनने वाली व्यक्ति या बधिर समुदाय के लोग करते हैं, जिसमें वर्णमाला के अक्षरों को दर्शाने के लिए हाथ की आकृति या विन्यासों का उपयोग करना शामिल है। प्रत्येक अक्षर को विशिष्ट हाथ की आकृतियों और स्थितियों का उपयोग करके बनाया जाता है, जिससे व्यक्ति उन शब्दों, नामों या अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से लिख सकता है जिनका सांकेतिक भाषा में कोई संकेत नहीं हो सकता। फिर इसके प्रमुख बिंदु दिए हुए हैं। वर्णमाला निरूपण कैसे होता है, ये वर्णमाला का निरूपण दिया हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो है पूरक
संचार। पूरक संचार कैसे होता है? इसका उपयोग प्राय सांकेतिक भाषा के साथ मिलकर उन शब्दों, नामों या तकनीकों को स्पष्ट करने में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सीखना और अभ्यास। अब दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5 का ख। क वाला कर लिया, अब कौन सा बचा है? ख वाला। प्रश्न नंबर 5 ख क्या कह रहा है? किसी बच्चे पर अपंगता का लेबल लगाने के नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें। नकारात्मक या नेगेटिव प्रभावों का वर्णन करना है। नेगेटिव इफेक्ट कैसे पड़ता है उन पे। अब इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है, लेबल लगाने के नकारात्मक प्रभाव। लेबल एक दाग है। लेबल करने में अपंग बच्चे अन्य लोगों से अलग कर दिए जाते हैं। लेबल स्थायी हो जाता है। लेबल करने के बाद हमारी बच्चे से अपेक्षाएं कम हो जाती है। प्रयुक्त लेबल गलत भी हो सकता है। ये लेबल लगाने के नकारात्मक प्रभाव है, नेगेटिव है। ये लेबल करने से ऐसे लगता है मानो अपंग बच्चे अन्य लोगों से अलग कर दिए गए हैं। फील तो होता ही उनको भी अलग कर दिए गए हैं। ये इसके बारे में बताया गया है। अब इसी की पॉइंट है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसी की डायग्राम के अनुसार इसके पॉइंट लिख लिए। अब पॉइंट वाइज की डेफिनेशन लिखनी है डिटेल्स में। ये फर्स्ट हो गई। अब ये दी हुई है सेकंड। लेवल स्थायी हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो दिया हुआ है लेवल एक दाग है। फिर इसमें दिया हुआ है प्रयुक्त लेवल गलत भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है लेवल करने के बाद हमारी बच्चे से अपेक्षाएं कम हो जाती है। अब दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 भी आपको 5 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक के बारे में लिखना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 500 शब्दों में लिखिए। अब इसके पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंटों को अपन को 500 शब्दों में लिखना है। जो पहला पॉइंट दिया हुआ है वो है प्रभावी संचार के घटक। प्रभावी संचार सफल बातचीत की आधारशिला है। चाहे वह व्यक्तिगत संबंधों में हो, पेशेवर सेटिंग में हो या व्यापक सामाजिक संदर्भों में हो, इसमें कई घटक शामिल हैं जो संचारकों के बीच स्पष्टता, समझ और आपसी संबंध सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करते हैं। प्रभावी संचार के मुख्य घटक निम्नलिखित है। अब इसके भी घटक हैं, इसको भी डायग्राम के अनुसार आपको करना है। डायग्राम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। इसमें डायग्राम के अकॉर्डिंग इसके पॉइंट बनाने हैं। इसमें प्रभावी संचार के घटक कौन कौन से हैं? सहानुभूति और समझ दिया हुआ है। स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश दिए हुए हैं। सक्रिय सुनना और अशाब्दिक संकेत दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है समय और प्रासंगिकता का दिया हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो सांस्कृतिक संवेदनशीलता और नेक्स्ट है संघर्ष समाधान। रचनात्मक प्रतिक्रिया, स्वर और आवाज़ और फीडबैक और स्पष्टीकरण। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है, अब इसी ये जो डायग्राम बनाया गया है ना, इसी के पॉइंट को डिटेल्स में लिखना है। जैसे स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश दिया हुआ है, स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश। सक्रिय सुनना, अशाब्दिक संकेत, सहानुभूति और समझ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है फीडबैक और स्पष्टीकरण, स्वर और आवाज़। सांस्कृतिक संवेदनशीलता दी हुई है, 7 नंबर का पॉइंट है। 8 नंबर का पॉइंट है समय और प्रासंगिकता। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है रचनात्मक प्रतिक्रिया दी हुई है। 10वां दिया हुआ है संघर्ष समाधान। नेक्स्ट है निष्कर्ष। ये इसका निष्कर्ष है, पूरी प्रश्न का सार दिया गया है इसमें। अब प्रश्न नंबर 6 का पॉइंट नंबर 2 है। फर्स्ट वाला पॉइंट कर लिया अपन ने, उसको डायग्राम के अकॉर्डिंग किया, उसके निष्कर्ष लिखे। अब जो सेकंड वाला दिया हुआ है वो है संचार सहायता। 500 शब्दों में लिखना था, सभी पॉइंटों को 500 शब्दों में लिखना है इसमें। संचार सहायता, संचार सहायक उपकरण बच्चों के लिए आवश्यक उपकरण हैं क्योंकि वे आधारभूत भाषा और संचार कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। अब इसके भी डायग्राम बनेंगे। ये डायग्राम दिया हुआ है संचार सहायक उपकरण, जिसमें पहला है दृश्य अनुसूचियाँ और नियमित चार्ट, चित्र और पुस्तकें दी हुई है, फ्लैश कार्ड दिया हुआ है और नेक्स्ट दिया हुआ है कठपुतलियाँ।
नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कठपुतलियाँ। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है डिजिटल 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 ऐप्स और शैक्षिक टीवी शो। ये दिया हुआ है गीत और कविताएं दी हुई है। द्विभाषी और बहुभाषी संसाधन दिए हुए हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरेक्टिव कक्षा प्रदर्शन दिया हुआ है। ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है। अब इसी के अपन को पॉइंट बना के लिखने हैं। पॉइंट को पूरे डिटेल से लिखना। जैसे इसमें चित्र पुस्तकें दी हुई है तो यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाएगा चित्र और पुस्तकें। ऐसे ही अपन को पूरे पॉइंट वाइज करना है इनको। चित्र और पुस्तकें। चित्र वाली पुस्तकें छोटे बच्चों को भाषा सिखाने और कहानी सुनाने का बेहतरीन तरीका है। वे दृश्य और उत्तेजना प्रदान करते हैं जो बच्चों को नए शब्दों और अवधारणाओं को समझने और याद करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है सरल चित्रण दोहराए गए पाठ वाली किताबें बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रभावी होती है। नेक्स्ट है फ्लैश कार्ड है। थर्ड नंबर का दिया हुआ है कठपुतलियाँ। नेक्स्ट है डिजिटल ऐप्स और शैक्षिक टीवी शो। ये वही पॉइंट है जो डायग्राम में बनाए गए थे। अब इनको डिटेल से लिखना था। इसमें स्मार्टफोन हुआ, डिजिटल में क्या था, स्मार्टफोन हुआ, इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के साथ डिजिटल ऐप्स, शैक्षिक टीवी शो लोकप्रिय संचार संसाधन बन गए हैं। कुटकी किड्स लर्निंग जैसी ऐप और ये क्या हो गया, डिजिटल ऐप्स और शैक्षिक टीवी शो कर लिए थे। अब जैसे इसमें कुटकी किड्स लर्निंग जैसी ऐप और गली गली सिम सेसम स्ट्रीट या भारतीय संस्करण जैसे शो इंटरेक्टिव और आकर्षक सामग्री प्रदान करते हैं जो भाषा सीखने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट जो 5 नंबर का पॉइंट दिया हुआ है वो है दृश्य अनुसूची और नियमित चार्ट। दृश्य सूची और नियमित चार्ट है ये। फिर नेक्स्ट नंबर का 6 नंबर का है इंटरेक्टिव कक्षा प्रदर्शन। द्विभाषी और बहुभाषी संसाधन। गीत और कविताएं। नेक्स्ट है निष्कर्ष। अब दिया है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है ये जो दिया हुआ है। ये प्रश्न नंबर 7 दिया है। प्रश्न नंबर 7 क्या दिया हो रखा है, संचार की महिलाओं से महिला रणनीति की और उन सिद्धांतों की व्याख्या करें जिन पर यह आधारित है। संचार की महिला से महिला रणनीति की और उन सिद्धांतों की अवधारणा करें जिन पर यह आधारित है। संचार की महिला से महिला रणनीति एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण है जो महिलाओं को एक दूसरे से जुड़ने, साझा करने और समर्थन करने के अनूठे तरीकों पर जोर देती है। ये रणनीति पारस्परिक कौशल और संबंधपरक गतिशीलता का लाभ उठाती है जो अक्सर महिलाओं के लिए अधिक सहज होती है। एकजुटता, विश्वास और आपसी समझ की भावनाओं को बढ़ावा देती है। इस रणनीति के अंतर्निहित सिद्धांत सहानुभूति, सहयोग, सक्रिय सुनने और प्रामाणिकता में निहित है। फिर इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है सहानुभूति दी हुई है। सहानुभूति के संबंध के बारे में बताया गया है, सहानुभूति कैसे की जाती है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है सक्रिय श्रवण कैसे होता है। सक्रिय सुनना प्रभावी संचार का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, खासकर महिला से महिला रणनीति में इसमें पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना, समझना, जवाब देना और याद करना शामिल है। ये दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। महिलाएं अक्सर सक्रिय सुनने में उत्कृष्ट होती है जो सार्थक संवाद बनाने में मदद करती है। सक्रिय सुनने के माध्यम से महिलाएं प्रदर्शित करती है जो आपसी सम्मान और समझ को बढ़ाता है। थर्ड जो नंबर का पॉइंट है वो है सहयोग। सहयोग के बारे में बताया गया है। सहयोग का सिद्धांत साझा लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करने के महत्व को रेखांकित करता है। नेक्स्ट 4 नंबर का पॉइंट दिया हुआ है संबंधात्मक गतिशीलता। नेक्स्ट दिया हुआ है अशाब्दिक संचार। अशाब्दिक संचार के बारे में बताया गया है।
फिर है नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर का कहानी सुनाना, डायग्राम बनाना उसके अकॉर्डिंग है ये। संघर्ष समाधान दिया हुआ है 7 नंबर का, क्रियान्वयन और प्रभाव दिया हुआ है। नेक्स्ट जो पर्सन दिया हुआ है पर्सन नंबर 7, पर्सन नंबर 7 दिया हुआ है वो है जो संदेश बताए जिन्हें आप इस रणनीति के माध्यम से प्रसारित कर सकते हैं। 2 संदेश बताए जिन्हें आप इस रणनीति के माध्यम से प्रसारित कर सकते हैं। पर्सन नंबर 7 है 2 संदेश बताए जिन्हें आप इस रणनीति के माध्यम से प्रसारित कर सकते हैं। संदेश फर्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण, किसके माध्यम से? कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण करना है। इसमें दिया हुआ इस संदेश का उद्देश्य निरंतर और कौशल विकास के महत्व पर जोर देकर महिलाओं को सशक्त बनाना है। ये स्वीकार करता है कि कई महिलाएं अपनी वर्तमान भूमिकाओं से परे अपने ज्ञान और क्षमताओं का विस्तार करना चाहती हैं। फिर इसके महत्व दिए हुए हैं कि नई कौशल सीखने न केवल व्यक्तिगत विकास में वृद्धि होती है बल्कि उद्यमीशीलता, स्वतंत्र कार्य या केवल शौक पूरा करने के अवसर भी खुलते हैं, जो संभावित रूप से पारिवारिक आय या व्यक्तिगत संतुष्टि में योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वह है संचार रणनीति। इस रणनीति में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली आम चुनौतियों को संबोधित करना शामिल है, जैसे समय की कमी और सीखने के अवसर तक सीमित पहुंच। सफलता की कहानियां और व्यवहारिक सुझावों को साझा करके ये संदेश महिलाओं को ऑनलाइन पाठ्यक्रम, कार्यशाला या सामुदायिक कक्षाओं जैसे रास्ते तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उनके समय में फिट होते हैं। संबंधित दृश्य और व्यक्तिगत बातें उन्हें भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से जोड़ने में मदद करते हैं, जिससे संदेश अधिक आकर्षक और अपनाने योग्य बन जाते हैं। फर्स्ट संदेश कर लिया अपन ने पूरा, ये फर्स्ट संदेश था, इसका संदेश फर्स्ट दिया हुआ था पूरा, कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण। अब जो नेक्स्ट है वो है दिया हुआ है संदेश 2। संदेश नंबर 2 दिया हुआ है स्वयं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता। स्वयं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है। संदेश 2 दिया हुआ है स्वयं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता। ये संदेश महिलाओं के बीच आत्म देखभाल और समग्र कल्याण के महत्व को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये उनके परिवारों के जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है और उन्हें अपने स्वयं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वह है महत्व। महत्व कैसा होता है? तनाव संबंध, पोषण और फिटनेस जैसे स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को संबोधित करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जब महिलाएं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती है तो वह दैनिक जिम्मेदारियों को संभालने और जीवन की उच्च गुणवत्ता का आनंद लेने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होती है। नेक्स्ट है संचार रणनीति, ये इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है भाग ख। अब भाग ख के अंदर अभ्यास 9 दिया हुआ है। जो पर्सन पेपर है ना उसके अंदर ये भाग ख दिया हुआ है, उसके अंदर अभ्यास 9 है। पर्सन 9 क्या कह रहा है? एक ऐसे क्षेत्र का पता लगाइए वहाँ एक आंगनवाड़ी चालू है। उस क्षेत्र के 2 ऐसे परिवारों के साथ बातचीत करें। एक वहाँ 0 से 6 आयु वर्ग का बच्चा है जो आंगनवाड़ी में नामांकित है और दूसरा वहाँ गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं। तो इसके बारे में बताना है। उद्देश्य दिया हुआ है इसका। इस अभ्यास को करने के पश्चात आप ये जान सकेंगे कि आंगनवाड़ी में प्रदत्त स्वास्थ्य और पोषक सेवाओं के बारे में माता पिता किस हद तक जानकारी रखते हैं। अब इसके बारे में जानकारी बताई गई है। बच्चे के माता पिता के साथ बातचीत करके ये पता लगा सकेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के प्रभार में किस हद तक बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों की देखभाल की जाती है। नेक्स्ट है आंगनवाड़ी में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दी जाने वाली स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के बारे में पता लगा सकेंगे। 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे के परिवार के लिए इंटरव्यू अनुसूची। 6 वर्ष के कम आयु वाले बच्चे के परिवार के लिए इंटरव्यू अनुसूची बनाते हैं। प्रश्न क दिया हुआ है। अब इसकी सूची बना रहे हैं। इसके अंदर प्रश्न पूछ रही है, प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर देना है। जो बच्चा आंगनवाड़ी जाता है उसका नाम क्या है? तो जो भी बच्चा जाता है आंगनवाड़ी
उसका नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे रिया मेहता, उसकी उम्र क्या है, 5 साल है, 2 साल है, 3 साल है, तो वो बताना है। ये बच्चा कब से आंगनवाड़ी जा रहा है, जैसे 4 साल से जा रहा है, 2 साल से जा रहा है, 3 साल से जा रहा है, तो वो इसके अंदर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 का क दिया हुआ है, आपको ये कैसे ज्ञात हुआ कि आपके क्षेत्र में आंगनवाड़ी है? किसने बताया आपको? तो ये कह रही है मेरी सहेली ने मुझे आंगनवाड़ी के बारे में बताया। आंगनवाड़ी यहाँ कब से कार्यरत है? मुझे नहीं पता भाई, नहीं जानते कब से है, पता नहीं कितने सालों से है। आप अपने बच्चों को आंगनवाड़ी क्यों भेजते हैं? तो आंगनवाड़ी में बच्चों को मुफ्त में खाना मिलता है। एक तो पहला रीजन तो ये है। क्या आपको मालूम है कि आंगनवाड़ी में आपका बच्चा क्या करता है, क्या करता है या क्या करती है? वो खेलती है या खेलता है, खाना खाती है या खाता है? आंगनवाड़ी में जिस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, क्या आपको ये मालूम है? पढ़ाई कराते हैं, खाना देते हैं और खेल खिलाते हैं। क्या क्या करवाते हैं? पढ़ाई कराते हैं, खाना देते हैं, खेल खिलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 का कर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 का कर दिया हुआ है, क्या आप सभी आंगनवाड़ी गए हैं? हाँ, जरूर गए हैं। आप आंगनवाड़ी कब कब जाते हैं? सप्ताह में एक बार। कब जाते हैं? सप्ताह में एक बार। क्या आप आंगनवाड़ी तभी जाते हैं जब कार्यकर्ता बुलाते हैं, या अपने आप ही जाते हैं, अपनी मर्जी से जाती हैं? आप आंगनवाड़ी क्यों जाते हैं? ये देखने की मेरा बच्चा क्या कर रहा है आंगनवाड़ी में। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, इसके अंदर 7 का कर दिया हुआ है, क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपके घर पर आई है? आई है तो हाँ लिखना है, नहीं आई तो नहीं लिखना है, नहीं। प्रश्न नंबर 8 का, क्या आपको मालूम है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपके बच्चे के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखती है या नहीं? हाँ। क्या आपने बच्चे का स्वास्थ्य कार्ड देखा है? हाँ। स्वास्थ्य कार्ड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यह सूचना रिकॉर्ड करती है, नाम, उम्र, लिंग, ऊंचाई, लंबाई, वजन, टीकाकरण की स्थिति, कोई बीमारी, ये सारे रिकॉर्ड होते हैं वहाँ पे। क्या कार्यकर्ताओं ने बच्चों का जन्म, व्रत, हाँ, परिवार के स्वास्थ्य व्रत, नहीं, बच्चे की पिछली बीमारी संबंधी ब्यौरे आपसे पूछे, नहीं। जैसे इसमें दिया हुआ है वैसे वैसे लिख लेना। प्रश्न नंबर 9 का क दिया हुआ है, क्या आपने बच्चों को बीमारियों के प्रतिरोधी टीकाकरण लगवाए हैं? हाँ। उसको कौन कौन से टीके लगे हैं? BCG का, DPT का, पोलियो का, खसरा का, ये सारे टीके। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, बच्चों को ये टीके कहाँ से लगवाए गए हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से। आंगनवाड़ी से लगवाए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लगवाए हैं, घर पर ही NM LMN ने लगवाए हैं, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से। क्या आप सहायक नर्स, दाई या महिला स्वास्थ्य विजिटर से कभी मिली है? यस, हाँ। क्या आज कभी प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र गए हैं? हाँ। यदि हाँ तो क्यों? बच्चे की टीकाकरण के लिए। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, इसके अंदर आप बता सकते हैं कि आपके बच्चे को आंगनवाड़ी में पूरक आहार मिलता है या नहीं? हाँ, पूरक आहार मिलता है। उसकी पूरक आहार में क्या मिलता है? दाल मिलती है, फल मिलता है, दूध मिलता है और खिचड़ी मिलती है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, इसके अंदर क्या बच्चा पूरक आहार आंगनवाड़ी में खाकर घर आता है या आती है? तो इसके उत्तर लिखना है। यदि वह आहार घर पर लाती है या लाता है, तो क्या वह सारा आहार स्वयं ही खा लेता है या लेती है, या घर के अन्य बच्चों के साथ बांटता है? वो अपने बड़े भाइयों को दे देती है या दे देता है? प्रश्न नंबर 13 कर दिया हुआ है, क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कभी आपसे बच्चे के स्वास्थ्य और पोषणात्मक स्तर पर चर्चा की है? हाँ। यदि हाँ तो ये चर्चा कहाँ हुई थी? आपके घर पर, जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपके घर पर आई थी, या केंद्र पर जब वहाँ गए थे? नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 14 का कर दिया हुआ है, क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपसे और आंगनवाड़ी में आने वाले अन्य बच्चों के माता पिता से नियमित रूप से मिलती है या बैठ के आयोजित करती है? तो इसमें नहीं लिखना है। क्या आपने इन बैठकों में भाग लिया है? इसका उत्तर है नहीं। इन बैठकों में क्या होता है? पता नहीं। ये सारे प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कभी आपको ये जानकारी दी है कि बच्चे को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है और उसे किस प्रकार का आहार देना चाहिए? हाँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बताते हैं कि पौष्टिक खाना दो और समय पर टीकाकरण कराओ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पे क्वेश्चन होंगे।
नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है गर्भवती महिला स्तनपान कराने वाली माता के लिए इंटरव्यू अनुसूची। ये इंटरव्यू ले रही है भाई, इंटरव्यू में जिसके बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ने आते हैं ना, उनका इंटरव्यू है। आपका नाम क्या है, जैसे मीना शर्मा हुआ, आपकी उम्र कितनी है, आपके कितने बच्चे हैं, क्या आपको आंगनवाड़ी में पूरक आहार मिलता है, यदि हाँ तो उसमें क्या मिलता होगा, दलिया दाल दूध फल रोटी। आपको आंगनवाड़ी में कब से पूरक आहार मिल रहा है, पिछले 3 महीने से। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है स्तन्यकाल गर्भावस्था के दौरान आपको किस प्रकार का आहार खाना चाहिए, क्या इसके बारे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने आपसे कभी बातचीत की है। हाँ। गर्भावस्था स्तनकाल के दौरान स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करनी है, या इसके बारे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने आपको कभी जानकारी दी है। इसका उत्तर है हाँ। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि आंगनवाड़ी से आपको फोलिक अम्ल और लौह तत्व की गोलियां खाने को दी जाती है। तो इसका उत्तर है हाँ। क्या आपने टिटनेस का टीका लगवाया है। नहीं, अभी मुझे 7वां महीना नहीं लगा है। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है इसके अंदर, क्या आप प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व जांच के लिए जाती है, या सहायक नर्स मिडवाइफ महिला स्वास्थ्य विजिटर आंगनवाड़ी में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल जांच के लिए जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। इस जांच के दौरान क्या किया जांचा जाता है, पता नहीं। क्या आपके समुदाय में महिला मंडल है। तो इसका उत्तर होगा हाँ। क्या महिला मंडल आंगनवाड़ी में नियमित रूप से मिलते हैं, ये कब कब कितने अंतराल में मिलते हैं। सप्ताह में 2 बार मिलती है, कितनी बार मिलती है। महिला मंडल की बैठकों में आप कब कब जाती है, जब कभी समय मिले। बैठकों में क्या होता है, वो पौष्टिक आहार और सेहत अच्छी रखने के तरीके बताती है सबको। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर जो 10 दिया हुआ है वो है आंगनवाड़ी की कार्यप्रणाली के संबंध में क्या आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कभी कोई सुझाव दिए हैं। हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, मैंने सुझाव दिया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अब इसकी रिपोर्ट है, जैसे आंगनवाड़ी का स्थान कौन सा है, बच्चे के माता पिता से ली गई इंटरव्यू से प्राप्त सूचना, ये माता पिता से ली गई इंटरव्यू की प्राप्त सूचना है, इसके बारे में ये सूचनाएं बताई गई है पूरी। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के इंटरव्यू से प्राप्त सूचना। तो इसमें इंटरव्यू की प्राप्त सूचना दी हुई है। ये आपको पूरी पीडीएफ मिल रही है असाइनमेंट 3 की, जो सत्रीय कार्य 3 है ना, उसको पूरी पीडीएफ अपलोड कर दी है मैंने, असाइनमेंट फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड की। और प्रोजेक्ट भी मैं इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर देना। आपका सपोर्ट रहेगा तभी मैं इसमें डालूंगी क्लासें। ये सब लोग बाग है ना, पैसों में खरीदते हैं, आपको फ्री में मिल रही है ये सब, कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। पूरा ऐसे कैसे मैंने एज इट इज अपलोड कर दी सारी क्लासें। नेक्स्ट है इसका विश्लेषण। आंगनवाड़ी बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं दे रखी है, पोषण शिक्षा तथा पौष्टिक आहार देती है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे को तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 6 से कम वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक आहार प्रदान करने की सेवा को बहुत ही अच्छी और सफलतापूर्वक तरीके में आयोजित करती है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है जागरूकता। ये जागरूकता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है समुदाय की सहभागिता। तो ये सहभागिता के बारे में बताया गया है। बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें दी गई है। इसमें बच्चों की स्वास्थ्य ज़रूरतों को ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाता है। उन्हें उनकी पोषण ज़रूरतों के हिसाब से पूरक आहार दिया जाता है, जिसमें दाल हुआ, चावल हुई, दूध हुआ, दलिया हुआ आदि होता है। सभी बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड भी बनाया जाता है ताकि ये पता रहे कि उसको कोई बीमारी या किसी चीज़ से दिक्कत तो नहीं है, जिसमें BCG,
डीपीटी, पोलियो, खसरा के टीके भी लगाए जाते हैं बच्चों को, ताकि वो बीमारियों से लड़ने में सक्षम बने। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है गर्भवती व स्तनपान करने वाली महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें। अब ये स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें दी हुई है इसके अंदर। आपको लाइन टू लाइन ऐसे कैसे लिख लेना है, सारे असाइनमेंट ऐसे कैसे लिख लेना है। अब इसका भाग घ दिया हुआ है, जिसमें अभ्यास 7 दिया हुआ है। अभ्यास 7 दिया हुआ है, इसकी रिपोर्ट दी हुई है। जैसे प्राप्तकर्ता फर्स्ट की रिपोर्ट है। मैंने जो प्राप्तकर्ता चुने हैं वो है सभी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 15 साल है। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। समूह में 12 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं समूह में? समूह में 12 बच्चे हैं। सभी निम्न सामाजिक वर्ग से हैं। उनके माता पिता ड्राइवर है, कोई ड्राइवर है, कोई मजदूर है, कोई नौकर है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का क वाला संदेश, खाने से पहले हाथ धोए। इसके आपको चित्र भी बनाने हैं। अब चित्र बना के इसमें समझाना है कि हाथ धोने वाले, खाने से पहले हाथ धोए। संदेश की चेन का तर्काधार मूलाधार। मैंने संदेश इसलिए चुना क्योंकि बच्चे खाने से पहले अपने हाथ नहीं धोते हैं। बच्चे खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। आप लोग भी नहीं धोते होंगे। थर्ड नंबर दिया हुआ है क संचार की विधि और विधियां, विचार विमर्श दिए हुए हैं, कहानी सुनाकर समझना। ये थर्ड वाला पॉइंट दिया हुआ है संचार की विधियां। इसमें विचार विमर्श करना है, कहानी सुनाकर समझाना है। संचार विधि विधियों के लिए तर्काधार मूलाधार है। इसमें विचार संबंधी अपने माता पिता, संकेतों और एक दूसरे से नई नई चीजें सीखेंगे। ये इसके अंदर दिया हुआ है। कहानी बच्चे को खाने से पहले हाथ धोने की महत्वता समझने में सहायता करेगी और वो कहानी को अपनी निजी जिंदगी से जोड़ पाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है संचार की विषय वस्तु। ये संचार की विषय वस्तु दी हुई है। बच्चों, मैंने देखा है कि तुम खाने से पहले हाथ नहीं धोते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें खाने से पहले हाथ धोने की महत्वता के बारे में नहीं पता है, जिसकी वजह से कीटाणु तुम्हारे अंदर चले जाते हैं और तुम बीमार पड़ जाते हो। हाथ नहीं धोने की ये नुकसान है। इसमें विचार विमर्श दिया है। मैं तुम्हें क्यों लगता है कि खाने से पहले हाथ धोने जरूरी है? रिया बोलती है हाथ धोना अच्छी बात है, साफ हाथ मतलब बीमारी से दूर। राम कहता है। समीर कहता है लेकिन पानी खराब नहीं करना चाहिए। रिया कहती है हाथ धोने मतलब कोई कीटाणु नहीं। मैम, अगर हम खाने से पहले हमेशा हाथ धोएंगे तो कभी कीटाणु पानी के साथ चले जाएंगे और कीटाणु के साथ कभी भी सभी बीमारियां भी चली जाएगी। हमें अपने आप को बीमारियों से दूर रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए खाने से पहले हमेशा साबुन से हाथ धोने चाहिए। तो रोहित क्या कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हो कि हाथ धोना जरूरी है। रिया क्या कहती है? मैं हमेशा हाथ धोऊंगी। बच्चे समझ गए अब। राधा कह रही है मैं भी धोऊंगी हाथ। अंकिता कह रही है मैं तो पहले से ही हाथ धोती हूँ। अब इसमें ये चित्र दिए हुए हैं, कोई चित्र बनाने ऐसे। जैसे समीर ने क्या कहा था कि स्वस्थ रहो, रोहित ने क्या कहा था कीटाणु दूर करो, ये रिया है हाथ धोना अच्छी बात है, ये सिमरन है बीमारियों को दूर रखने के लिए हाथ जरूर धोए, और अंकिता कहती है मैं तो पहले से ही धोती हूँ। तो ये चित्र बनाने हैं आपको, ऐसे कैसे ही चित्र बनाने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर कहानी में मैंने अपना संदेश कहानी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया ताकि वो अपनी निजी जिंदगी से उसे जोड़ सके। मैंने कहानी के साथ पोस्टर और चार्ट का उपयोग किया। आकांक्षा नाम की एक लड़की थी। उसके बहुत लंबे सुंदर बाल थे। वो बड़े महल में रहती थी और जो उसका मन करे वही खाती थी, लेकिन वो कभी अपने हाथ नहीं धोती थी। आकांक्षा नाम की लड़की थी, बड़े महल की रहने वाली थी,
लेकिन हाथ नहीं धोती थी। खाने से पहले एक दिन वो बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने उससे कहा कि कीटाणु आपके अंदर चले गए। पूरे 1 महीने वो बेड पर रही और कुछ भी अच्छा नहीं खा पाई। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो हाथ नहीं धोती थी, इसलिए हाथ धोना जरूरी है। शिक्षा, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से कि हमें सदैव खाने से पहले अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट दिया हुआ है वो है संचार के दौरान प्रयुक्त सहायक सामग्रियाँ। संचार के दौरान प्रयुक्त सहायक सामग्रियाँ। अब इसमें आपको ये डायग्राम बनाने हैं। जैसे ये नल लगाया हुआ है, खाने से पहले सदैव अपने हाथ धोए, बीमारी दूर भगाओ। ये पोस्टर है। ये पोस्टर आपको ऐसे कैसे इसमें लगाना है। ये पोस्टर दिया हुआ है, इस पोस्टर को ऐसे कैसे इसमें लगाना। जैसे हाथ धो रहा है बच्चा, हाथ धो रहा है तो हाथ धोने जरूरी है। ये पोस्टर लगाना है। नेक्स्ट फिर ये वाला पोस्टर है, कीटाणु को फैलने से रोको, हाथ जरूर धोए, चार्ट विश्लेषण। ठीक है। फिर इसमें विश्लेषण दिया हुआ है, बच्चों से बातचीत करने वाला विश्लेषण है। बच्चों से बातचीत करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मैं बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सफल रही। पहले बच्चों को हाथ धोने की महत्वता नहीं पता थी और वे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते थे। तो मैंने ऐसा संदेश चुना जिससे कि वो हमेशा खाने से पहले हाथ धोए। मैंने विचार विमर्श और कहानी का माध्यम चुना। मेरे हिसाब से संचार की विधि बिल्कुल सही थी। उसके बाद मैंने पोस्टर और चार्ट को संचार के दौरान प्रयुक्त सहायक सामग्रियों की तरह इस्तेमाल किया। अंत में मैं सभी बच्चे हाथ धोने की बात कर रहे थे। मैं और सभी बच्चे क्या कर रहे थे? हाथ धोने की बात कर रहे थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात समझी। बच्चों ने अपने आप बोलना शुरू कर दिया कि वो हमेशा खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोएंगे और अपने माता पिता को भी ये महत्वपूर्ण बात जरूर बताएंगे, जिससे कि कोई भी घर में बीमार ना पड़े। हाथ धोने से कीटाणु मर जाते हैं और बीमारियां दूर भग जाती है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, किस प्रकार मेरा संदेश खाने से पहले हाथ जरूर धोए। इस प्रकार मेरा संदेश क्या था? खाने से पहले हाथ जरूर धोए। सफलतापूर्वक सभी बच्चों के पास पहुंच गया और अब मेरे छात्र हाथ धोने की महत्वता से परिचित हैं और वह सब इसे मान भी रहे हैं। मैं सफलतापूर्वक उनके व्यवहार में एक अच्छा परिवर्तन ले आई। क्या ले आई? अच्छा परिवर्तन ले आई। ये यहाँ से जो पॉइंट दिया हुआ है इसको ऐसे कैसे लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट जो लास्ट है ये आपकी पूरी हो गई। असाइनमेंट 3 हो गया पूरा। सत्रीय कार्य 3 पूरा करवा दिया मैंने इसके अंदर। आपको कहीं से भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करो और इसमें कमेंट भी करो। अगर आपको कुछ भी चाहिए डीईसी से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैसेज करके बता देना मुझे, कमेंट में मैसेज कर देना, उसमें बता देना आपको जो भी चीज़ चाहिए डीईसी से रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी वीडियो के अकॉर्डिंग। ये अपना क्षत्रिय कार्य है 3 असाइनमेंट नंबर 3 हो गया है पूरा। ये इसके सारे बिंदु। कलर पेन यूज में लेना है, मतलब ब्लैक पेन आपके पास जो भी हो। पॉइंट तो ब्लैक पेन से लिख लेना इसके अंदर। अगर आप लाइन वाला पेज लेना चाहो तो लाइन वाला पेज भी ले सकते हो, या पूरा ऐसे सिंपल लेना चाहो तो सिंपल वाला A4 साइज का ले सकते हो। ये पूरी PDF हो गई।
ये क्षत्रिय कार्य 3 भाग के सारे प्रश्न करवा दिए मैंने, इसके अंदर सारे प्रश्न नहीं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रोजेक्ट भी आपको मैं ऐसे कैसे इसमें वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दूंगी, आपको कहीं से भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर पूरा प्रोजेक्ट ऐसे की ऐसे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मैसेज और मुझे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर मैसेज कर देना कि आपको किस चीज़ डीईसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें अपलोड या करवा दी जाएगी और बता दी जाएगी। ये डीईसी थर्ड सॉल्व्ड असाइनमेंट जनवरी मंथ के 2026 के फुल पीडीएफ है, मनीषा शर्मा के द्वारा आपको अपलोड करवाई जा रही है। थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना मत भूलना। ओके गाइज।